नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना का उदय कैसे हुआ और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें हम इस लेक्चर के अंतर्गत उसके राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। भारतीय लोगों में ये राष्ट्र के प्रति जो चेतना थी उसका उदय कैसे हुआ, इसके पीछे दो सबसे महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, अंग्रेज़ों की जो शासन व्यवस्था था उसकी वजह से, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, और इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेज़ों की जो संरचनात्मक विकास की नीति थी, उसके वजह से भी लोगों के अंदर यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। तो पहला कारण अंग्रेजी शासन व्यवस्था और दूसरा कारण संरचनात्मक विकास की नीति, संरचनात्मक विकास की नीति। इसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। अब समझते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं होती है। इसको अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है। तो आइए राष्ट्रवाद के कुछ परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जहां लोगों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का बोध होता है। ये इसका एक डेफिनेशन हो गया। इसका दूसरा डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के एक समूह के बीच अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, प्रेम और गर्व की भावना पर जोर देती है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के एक समूह के बीच अपने राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, प्रेम और गर्व की भावना पर जोर देती है। आइए हम इसके पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय चेतना का उदय भारतीय लोगों में हुआ वो एकाएक नहीं हो गया, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इसे। तो 1850 के दशक से पहले हमारा जो देश था भारत, उसमें वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ पर समान न्याय व्यवस्था का अभाव हमें देखने को मिलता है। साथ ही लोगों का एक साझा लक्ष्य का अभाव था, लोगों में एक साझा लक्ष्य का अभाव था। तो ऐसे तत्वों का अभाव था जो पूरे देश के लोगों को एक भावना में बांध सके या एक सूत्र में बांध सके। तो 1850 के दशक से पहले हमें इन तत्वों में कमी देखने को मिलती है। वहीं 1850 के दशक के बाद कई ऐसे तत्व उभरे जिससे कि ये कमियां दूर होती चली गईं और भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। तो 1850 के बाद ऐसा क्या हुआ? तो 1850 के दशक के बाद कई सारे ऐसे चीज़ें जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था 1858 का एक्ट ऑफ 1858, जिसको हम विस्तार से देखेंगे। इसको महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का उदय कैसे हुआ है भारतीय लोगों में। तो ऊपर हम देख चुके हैं अंग्रेजी शासन व्यवस्था उसका एक महत्वपूर्ण कारण था। सेकंड, संरचनात्मक विकास, जो कि लॉर्ड डलहौजी के काल में रेलवे का विकास हो, चाहे वो डाक और तार व्यवस्था का विकास हो, छापे खाने का विकास हो या फिर एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास हो। तो इन सब चीज़ों ने लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का काम किया और इससे देश के बीच में जो दूरी है वो कम हुई। एक केंद्र दूसरे केंद्र के संपर्क में आए, एक राज्य दूसरे राज्य के संपर्क में आए। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे। सबसे पहला है राजनैतिक कारण, जिसमें हमें पढ़ना है 1858 का एक्ट। राजनीतिक कारण में सबसे पहले हम देखेंगे एक्ट ऑफ 1858
सेकंड, अंग्रेजी शिक्षा नीति। थर्ड, डलहौजी का संरचनात्मक विकास। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारतीय राज्यों पर पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया इस एक्ट के तहत और ब्रिटिश ताज के हाथों में सत्ता चली गई। सेकंड, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। थर्ड जो है, दोहरी सरकार की समाप्ति हुई। पहले दोहरी शासन प्रणाली की समाप्ति, इस प्रणाली को पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के तहत लाया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के तहत शासन को चलाया जाता था। अब इस एक्ट के आने के बाद 1858 के अधिनियम के आने के बाद ये दोनों पद को समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर एक नया पद सृजित किया गया, जिसे भारत सचिव के नाम से जाना जाता है। तो 1858 का जो अधिनियम है उसके तहत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सत्ता जो है वो ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गई। सेकंड पॉइंट है, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। थर्ड जो है, दोहरी शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर एकल शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इसका अर्थ है कि पहले जो शासन चलाए जाते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के तहत, उनके पद को समाप्त कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनके पद को समाप्त कर दिया गया और इनके जगह पर भारत सचिव का पद लाया गया। भारत सचिव का पद लाया गया। तो इस अधिनियम का महत्व क्या है? तो इस अधिनियम ने पूरे भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और इससे क्या हुआ, यहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की लहर आई। राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो तेज़ी से उभरने लगी। लोगों में राष्ट्रवाद की फीलिंग तेज़ी से बढ़ने लगी। इसका परिणाम क्या हुआ कि कई सारे क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी, जिसको रोकने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने अपने दमन चक्र चलाए। और इसी का उदाहरण है कि हमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, इल्बर्ट बिल हो, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट हो, या फिर विश्वविद्यालय अधिनियम हो, या फिर 1905 का बंगाल विभाजन जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये सारी घटनाएं भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी और उससे जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थी यहाँ पर, उसको रोकने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा ये दमन चक्र चलाए गए थे। तो इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन के समय पर लाया गया था। तो वर्नाक्यूलर का मतलब होता है स्थानीय या फिर लोकल या नेटिव। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में जो स्थानीय भाषा के जो अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ताकि सरकार के खिलाफ कोई चीज़ को छापा ना जा सके, लोगों को जागरूक ना किया जा सके। इस वजह से स्थानीय भाषा के अखबारों पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पर। तो इसे ही हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं। अगला है 1879 का आर्म्स एक्ट। इसके तहत 1879 का आर्म्स एक्ट के तहत
भारतीय लोगों को हथियार रखने की इजाज़त नहीं थी, उनके हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1879 का जो आर्म्स एक्ट है उसके तहत भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे, घोषित कर दिया गया। इल्बर्ट बिल 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया। ये बिल किस लिए लाया गया था? तो पहले क्या होता था, जो जितने भी फौजदारी मामले होते थे यूरोपियंस के, उसकी सुनवाई सिर्फ यूरोपियन जज ही कर सकते थे। लेकिन इस बिल के तहत यूरोपियन लोगों के जो फौजदारी मामले होते थे उसकी सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते थे, ऐसा इस बिल में लाया गया था। लेकिन इस बिल का काफ़ी विरोध हुआ और इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो इल्बर्ट बिल जो है वो सांप्रदायिकता पर आधारित या नस्लवाद पर आधारित, यहाँ पर नस्लवाद को उजागर करता है। अगला है 1889 का कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पर लाया गया था। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत नगर पालिका में जो निर्वाचित सदस्य होते थे उनकी संख्या घटा दी गई। निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि। अगला है 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसके तहत जो जितने भी विश्वविद्यालय थे उस पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिए गए। उन्नीस 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया ताकि जो राष्ट्रीय गतिविधियां हैं या क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको रोका जा सके। तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। अगला पॉइंट देखते हैं, डलहौजी का संरचनात्मक विकास। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके काल में कई सारे ऐसे विकास कार्य हुए, जैसे कि रेलवे का विकास, डाक और तार व्यवस्था की व्यवस्था की गई, छापे खाने का विकास हुआ और व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था इसका भी विकास हमें देखने को मिलता है लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो ये जितने भी विकास डलहौजी के काल में हमें देखने को मिलते हैं, इसने राष्ट्रवाद के उदय में कैसे योगदान दिया। तो इसने एक व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था होने से या उसके जाल फैलने की वजह से, चाहे वो सड़क हो या रेलवे का विकास हो, इस वजह से क्या हुआ, देश में जो दूरियां थी उसमें कमी आई। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के संपर्क में आए, एक केंद्र दूसरे केंद्र के संपर्क में आए, जिससे कि विचारों का आदान प्रदान करना आसान हो गया और इसने राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि अब लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते थे और एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आ भी सकते थे। तो राष्ट्रवाद के विकास में यह सहायक बना। अगला पॉइंट है अंग्रेजी शिक्षा नीति।
तो अंग्रेजी शिक्षा नीति की वजह से जो भारत के प्रबुद्ध वर्ग थे उन्होंने बाहर के विचारकों को पढ़ना शुरू किया, जैसे वोल्टेयर, दिदरो, रूसो, मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों को पढ़ना शुरू किया। उनसे प्रेरित हुए और प्रेरणा लेकर के उन्होंने यहाँ के लोगों को भी यहाँ के लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में या प्रजातंत्र के बारे में समझाने की कोशिश की। तो अंग्रेज़ी शिक्षा की वजह से जो यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग था उन्होंने कई सारे बाहरी यूरोपियन विचारकों को पढ़ा, जिससे प्रेरित हुए और प्रजातंत्र के बारे में जानकारी मिली उन्हें और आधुनिक प्रगति के बारे में जानकारी मिली। साथ ही साथ उन्हें मानवतावाद और व्यक्तिवाद जैसे विचारों के बारे में पता चला। तीसरा है यूरोपीय पुनर्जागरण के बारे में उन्होंने जाना। फ्रांस की क्रांति, चाहे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो, इसकी जानकारी उन्हें मिली और मोंटेस्क्यू एवं रूसो जैसे विचारों से अवगत हुए। तो अंग्रेजी शिक्षा नीति की वजह से यहाँ के जो प्रबुद्ध वर्ग थे उनको बाहर के कई सारे विचारकों के बारे में पढ़ने को मिला, जिससे उन्होंने प्रेरणा लिया और भारत के लोगों को समझाने का कोशिश किया कि प्रजातंत्र क्या है, आधुनिक प्रगति की आवश्यकता हमें क्यों है, मानवतावाद और व्यक्तिवाद क्या है, मानव के अधिकारों के बारे में, मानव के नैतिक मूल्यों के बारे में लोगों ने तर्क करना शुरू किया हर चीज़ को। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों की जो शिक्षा नीति थी उसने भी भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया। आइए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रवाद के उदय का आर्थिक कारण। तो अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति थी उसने कहीं ना कहीं भारतीय कृषि क्षेत्र हो या फिर कुटीर उद्योग वाला क्षेत्र हो, उसको नुकसान पहुंचाया। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति की वजह से भारतीय कृषि क्षेत्र में नुकसान हमें देखने को मिलता है, वहीं कुटीर उद्योग धंधा भी मंद हो गया। अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती थी और यही कारण था कि हमें कृषि के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त देखने को मिलता है। तो स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो यह एक राजस्व वसूली की एक प्रणाली है। जिसमें ज़मींदार को मध्यस्थता के लिए रखा जाता है। इसमें ज़मींदार जो होते थे वो मध्यस्थता का काम करते थे, यानी मीडिएटर का काम करते थे, बिचौलिए का काम करते थे। ज़मींदार मध्यस्थता की काम करते थे या फिर बिचौलिया भी इसको बोल सकते हैं, बिचौलिए का काम करते थे। ये किसानों से टैक्स वसूलते थे और अंग्रेज़ों को देते थे। तो इससे हुआ क्या कि जो ज़मींदार थे वो अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषकों से अधिक मात्रा में टैक्स वसूलने का काम करते थे, जिससे कि किसानों की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली गई और उनका आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली गई। और अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति की वजह से यहाँ का कुटीर उद्योग भी नष्ट होने लगा। अंग्रेज़ों ने भारतीय कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कि यहाँ के उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। यहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो नष्ट होने लगे। तो अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति थी वो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जिससे कि यहाँ के किसानों और छोटे कामगारों को कुटीर उद्योग में जो शामिल थे उनको नुकसान पहुँचा, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। तो अंग्रेज़ों की जो नीति थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसने कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग को शोषण किया, हर वर्ग का शोषण किया और इसी वजह से सबके अंदर एक जैसी भावना डेवलप हुई। सभी वर्ग समाज का अंग्रेज़ों की नीति से असंतुष्ट था, असंतोष की भावना थी सबके अंदर और सबने अंग्रेज़ों को हटाने के लिए यहाँ से मिल करके काम किया। तो अंग्रेज़ों की जो नीति थी उसने
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को डेवलप करने में। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे के चैप्टर को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए।